चीन ने बैंकों को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने का आदेश दिया, जिसे डॉलर के खतरे के रूप में देखा गया, जबकि असल कहानी इससे बड़ी है। देखिए, दशकों में पहली बार अमेरिका की चीनी विनिर्माण पर निर्भरता आखिरकार खत्म हो रही है। अमेरिका और चीन वास्तव में अलग हो रहे हैं। अमेरिका की चीन से आयात ये अभी 2000 के बाद के सबसे निचले स्तर पर हैं। उसी साल चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था और वो इसका मतलब जानता है। उनका दबदबा कम हो रहा है, इसलिए ताइवान के पास सैन्य अभ्यास बढ़ गए हैं। शुरुआत से देखें, शी जिनपिंग और ट्रंप की कॉल के कुछ दिन बाद चीन ने बैंकों को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने और खरीद सीमित करने को कहा। हेडलाइन ने इसे ऐसे दिखाया जैसे चीन डॉलर पर हमला कर रहा है और डॉलर गिर रहा है, लेकिन असली कहानी यह है, चीन ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है। वे उस दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां अमेरिका चीन संबंध बदल चुके हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार घट रहा है और यह दुनिया पहले ही आ चुकी है। इस आंकड़े को देखें, अमेरिका का चीन से आयात 2000 के बाद सबसे कम है। यह 25 साल की व्यापारिक एकीकरण की कहानी है। अब यह उलट रहा है। 2025 में अमेरिका के केवल 7.5% आयात ही वास्तव में चीन से आए। बस इतना ही। यह 2 दशकों से भी अधिक समय में सबसे कम है। व्यापार घाटे के साथ भी यही बात है। वह 20 साल में सबसे कम था और 2026 में यह रुझान और भी तेजी से बढ़ रहा है। यह संयोग नहीं है, यह नीति है। यहां अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर लक्ष्य को समझा रहे हैं। यहाँ अमेरिका में फैक्टरिंग हो रही है, लेकिन वैकल्पिक रास्ता चाहने वाली कंपनियों के लिए क्या भारत सप्लाई चेन के लिए उपयुक्त है? क्या वे सप्लाई चेन चीन से बाहर ले जाना चाहेंगे? यह हो सकता है। हम जानते हैं कि कई कंपनियां पहले से ही उस दिशा में जा रही हैं। जैसा कि आपने कहा, हम चाहते हैं कि सप्लाई चेन यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में और जितना हो सके घर के करीब हो। हम जानते हैं कि यह एक प्रक्रिया है जब आप वैश्वीकरण से बदलाव कर रहे होते हैं और हमारे देश के सामने आने वाली सभी चुनौतियां होती हैं। मजबूत और सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समय सप्लाई चेन में बदलाव जरूरी होता है, जिसमें भारत एक विकल्प हो सकता है। वहाँ कई लोग हैं जिनके पास विनिर्माण क्षमता है। हम चाहते हैं कि अमेरिकी विनिर्माण और श्रमिकों को प्राथमिकता मिले। अगर संतुलन और निष्पक्षता बनी रहे तो भारत अन्य देशों से आयात के लिए अच्छा स्रोत हो सकता है। और ये क्या है? अमेरिका चाहता है कि विनिर्माण चीन से बाहर जाए। वे उत्पादन वापस ला रहे हैं, सहयोगी देशों में सप्लाई चेन बना रहे हैं और बीजिंग पर निर्भरता घटा रहे हैं। अब यह ताइवान के लिए क्यों मायने रखता है? इसका कारण यहाँ है। देखिए, वर्षों तक चीन की योजना सीधी थी। अमेरिका चीनी विनिर्माण पर निर्भर है। अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा करने की कोशिश करता है तो चीन उस निर्भरता को हथियार बना सकता है, सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है, जरूरी सामानों की आपूर्ति रोक सकता है और तब तक आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है जब तक अमेरिका पीछे नहीं हट जाता। यही उनकी ताकत और रणनीति थी। लेकिन अगर अमेरिका अब चीन पर निर्भर नहीं रहता तो वह हथियार बेअसर है और शी जिनपिंग जानते हैं कि समय तेजी से निकल रहा है। हर साल जो बीतता है, अमेरिका की निर्भरता कम होती जाती है। हर फैक्ट्री जो वियतनाम, मैक्सिको या भारत चली जाती है, वह चीन की ताकत में एक कमी है। इसी वजह से ताइवान के पास चीन की आक्रामकता बढ़ रही है। ताइवान की खाड़ी में सबसे पहले जो मिसाइल चलेगी वह एक चीनी जहाज द्वारा एक अमेरिकी जहाज पर दागी जाएगी, लेकिन वो पहली मिसाइल नहीं होगी। असली पहली मिसाइल तो कुछ और होगी। शी अपने अमेरिकी दोस्तों को फोन कर कहेंगे, अगर सरकार विरोध करे तो मैं अर्थव्यवस्था तबाह कर दूंगा। मैं ये करूंगा, मैं ये कल करूंगा, मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी खास छूटें खत्म कर दूंगा, हम तुम्हारी सारी फैक्ट्रियां छीन लेंगे, हम तुम्हारे सारे कर्मचारियों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे और फिर हम पूरी दुनिया को आईफोन बेचेंगे। और तुम ऐसे ही अप्रासंगिक हो जाओगे। यही असल में उनके पास एक हथियार के तौर पर है। ओह, ये तो सच में डरावना है। ये बहुत भारी बात है ना? और सबसे बुरी बात यह है कि मजाक नहीं कर रहा, लेकिन कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। बताओ, आखिरी बार तुमने ये कब सुना था? क्या किसी को शक है कि शी एप्पल को तबाह कर सकता है? इस पर खुलकर चर्चा हुई है और यह सच है। मुझे नहीं लगता कोई इससे इनकार करता है। क्या कोई मानता है कि शी लाखों अमेरिकी नौकरियां और ट्रिलियनों की मार्केट कैप तबाह नहीं कर सकते, सिर्फ एक रात में कलम के एक झटके से? जैसे मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैं भी शीत युद्ध के समय लोगों जैसा महसूस करता हूं, हमेशा दबाव में कि कभी भी न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी छोटे स्तर का वैसा ही एहसास है।
चीन की रणनीति जरूरी नहीं कि डी डे जैसी सीधी घुसपैठ हो, बल्कि ये एक नाकाबंदी है। ताइवान को घेरना, उसकी शिपिंग काट देना और द्वीप को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर देना कि वो फिर से एकीकरण के लिए बातचीत करने को तैयार हो जाए। यही चीज चीनी सैन्य अभ्यासों में भी अभ्यास की जा रही है। दिसंबर में चीन ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था जिसका नाम था जस्टिस मिशन। वे ताइवान की नाकाबंदी का अभ्यास कर रहे थे। घटनाएं काफ़ी चिंताजनक थीं। पहली घटना में एक चीनी J-16 फाइटर जेट ने ताइवान के F-16 पर सीधे डिकॉय फ्लेयर्स दागे। ताइवान के जेट ने उड़ान भरी क्योंकि चीनी विमान ताइवान जलडम भूमध्य की अनौपचारिक सीमा पार करने वाला था। दूसरे देश के सैन्य विमान पर फ्लेयर्स दागना चेतावनी नहीं बल्कि उकसावा है। दूसरी घटना में एक चीनी J-16 ताइवानी F-16 के ठीक पीछे फायरिंग पोजीशन में उड़ गया। अगर युद्ध होता, ताइवानी पायलट मारा जा चुका होता। ये हादसे नहीं बल्कि क्षमताओं और इरादों का जानबूझकर प्रदर्शन है। तीसरी घटना में एक चीनी J-16 ने चीनी बॉम्बर के नीचे से पिगीबैकिंग तकनीक से उड़ान भरी। इसका उद्देश्य फाइटर जेट को ताइवानी रडार से छुपाना है, जिसमें वह एक बड़े विमान के साथ छुप जाता है। जब ताइवानी सेना ने विमान को ट्रैक किया, खैर चीनी पायलट ने जवाब में अपने विमान को साइड में घुमा दिया और अपने पंखों के नीचे लगे मिसाइलों को दिखाया। यह एक संदेश देने के लिए किया गया था। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड प्रमुख के मुताबिक चीन के सैन्य अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि ताइवान पर संभावित हमले की तैयारी है। इन अभ्यासों का एक खास मकसद है। चीन की ताइवान योजनाओं के सामने एक बड़ी समस्या जापान है। सिर्फ एक महीने पहले जापान के प्रधानमंत्री ने अभूतपूर्व बयान दिया था। चीन के ताइवान पर हमले की स्थिति में जापान उसकी रक्षा करेगा। इस बयान से कूटनीतिक हलचल मच गई। चीन नाराज हुआ और दोनों देशों में हफ्तों तक आरोप प्रत्यारोप चले। तो आगे क्या हुआ? कुछ ही दिन पहले जापान में अचानक चुनाव हुए और प्रधानमंत्री की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। अब उनके पास संसद में इतना बहुमत है कि अगर वह चाहें तो जापान का संविधान भी बदल सकती हैं। जापान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जापान का संविधान वर्तमान में सैन्य कार्रवाई पर सीमाएं लगाता है, लेकिन संसद में भारी बहुमत के साथ ये सीमाएं हटाई जा सकती हैं या कम से कम उनमें बदलाव किया जा सकता है। जापान फिर से एक पूर्ण सैन्य शक्ति बन सकता है, खासकर चीन का मुकाबला करने के लिए, और बीजिंग इससे खुश नहीं है। दुनिया इस पर नजर रख रही है। हर कोई इस बड़ी जीत से हैरान है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत खुश थे। उन्होंने लैंडस्लाइड शब्द और कैपिटल लेटर्स में ट्रुथ सोशल पर खुशी जताई। उनके अच्छे रिश्ते का भी जिक्र किया। कोरिया, क्योंकि कोरिया जापान का रिश्ता एशिया में बहुत महत्वपूर्ण है, कोरिया इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहा है और चीन, जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा, इससे बहुत नाखुश है। उन्होंने ताइवान पर अपनी टिप्पणी वापस नहीं ली। दिलचस्प है कि चीनी लोगों ने ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाया। जापान को इसके लिए सजा देने की कोशिश में उन्होंने जापान यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दिसंबर में वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या आधी रह गई। और ऐसा नहीं लगता कि इससे सिर्फ जापान में ही जनमत मजबूत हुआ है। चीन इसे इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जापान ताइवान पर बहुत आक्रामक है। वे चाहते हैं कि दुनिया जापान को हमलावर के रूप में देखे, लेकिन यहाँ चीन जो आसानी से भूल जाता है वो ये है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की महत्वाकांक्षाएं ताइवान से कहीं आगे तक जाती हैं। वे फिलीपींस के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। वे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना चाहते हैं। वे दक्षिण कोरिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। वे जापान के सेनकाकू द्वीप और पूर्वी चीन सागर पर भी कब्जा चाहते हैं। इसलिए जापान के लिए ताइवान की रक्षा सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है। यह चीनी विस्तार को जापानी क्षेत्र तक पहुंचने से पहले रोकने के बारे में भी है। और सिर्फ जापान ही नहीं है जो चीनी दबंगई का सामना कर रहा है। यूरोपीय संघ भी ऐसा करने की सोच रहा है, पर वे आर्थिक दृष्टि से कदम उठा रहे हैं। फ्रांसीसी सलाहकार यूरोपीय संघ से चीन पर टैरिफ या यूरो कमजोर करने का आग्रह कर रहे हैं। चीनी विनिर्माण के अधिग्रहण का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ को अपने विनिर्माण क्षेत्र की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। और अंदाजा लगाओ क्या, चीन दशकों से यही कर रहा है और अब हम देख सकते हैं कि अमेरिका भी वही करने की कोशिश कर रहा है। हर देश अपने विनिर्माण क्षेत्र की रक्षा चाहता है,
इसलिए यूरोपीय संघ को कभी न कभी सच का सामना करना होगा। शी जिनपिंग के लिए यह बुरी खबर होगी क्योंकि वह सिर्फ एक नहीं बल्कि हर जगह अपनी पकड़ खो देंगे। ऐसी वीडियो बनाते समय समस्या है कि हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए ठीक नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है, अगर आप बिना सेंसर वीडियो और YouTube पर न दिखने वाला बोनस कंटेंट देखना चाहते हैं तो basicsinsider.com पर जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सारी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा।